सोलर सिस्टम में सन के अलावा 8 प्लैनेट्स हैं। पहले ये 9 प्लैनेट्स हुआ करता था, बट 2006 में प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से हटाकर डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया। इसलिए अभी हमारे पास 8 प्लैनेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। इसके अलावा प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स हैं, है ना। जैसे मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। और इसके अलावा कुछ दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, जैसे कि एस्ट्रॉयड, है ना, जिसे क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, मेटोराइट्स और मीटियोर्स, है ना, जिसे उल्का पिंड कहा जाता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, है ना, जैसे कॉमेट्स, है ना, जिसे पुच्छल तारा कहा जाता है। तो इसमें अगर देखें हम तो सन सबके सेंटर में है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है। सन अपने सोलर सिस्टम के सेंटर में एग्जिस्ट करता है। द सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। सन जो है वो ह्यूज है और हॉट गैसेस का बना हुआ है। सबसे पहले देखते हैं सन है क्या। सन एक स्टार है और सारे स्टार हॉट गैसेस से बने हुए हैं। और सारे स्टार्स में जो इनिशियली हाइड्रोजन गैस था, बट बाद में हाइड्रोजन गैस के जो न्यूक्लियस है आपस में फ्यूज करके हीलियम के न्यूक्लियस बनाने लगे। तो आज के डेट में स्टार में हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम गैस भी है और हॉट गैस का ये गोला है ना। तो सारे प्लैनेट सन के चारों तरफ क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवोल्यूशन क्यों हो रहा है सारे प्लैनेट का सन के चारों तरफ? इसका जो आंसर है वो सन के फॉर्मेशन से हमें पता चलता है। सन का फॉर्मेशन या फिर दूसरे स्टार को जो फॉर्मेशन हुआ है उससे इसका आंसर हमें मिलता है। स्टार्स जब नेबुला के फॉर्म में था, नेबुला मीन्स गैस का गोला, गैस के बादल, क्लाउड ऑफ गैसेस, नेबुला के फॉर्म में था। हॉट गैसेस का बलून था। जब स्टार उस समय उसके सेंटर में जो नेबुला था, जो गैस का बलून था, उसके सेंटर में कोर डेवलप होने लगा। कोर मीन्स जहाँ पे मैटर ज़्यादा डेंस हो, यानी ज़्यादातर मैटर जो है ये जो गैस का बलून था जिसे नेबुला कर रहे हैं वो भी रोटेट कर रहा था, वो भी स्थिर नहीं था, वो भी रोटेट कर रहा था। और रोटेट होने की वजह से जो मैक्सिमम मैटर जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हुए और सेंटर में डेंस मैटर जाकर जमा हो गया, जिससे कोर का फॉर्मेशन होने लगा, है ना। और कोर में चूंकि डेंसिटी अधिक थी, डेंस था, मैटर अधिक थे, जिसके कारण वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कॉन्ट्रैक्ट होने लगा। और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण मॉलिक्यूल्स के बीच कॉलिजन बढ़ गया और कॉलिजन होने के कारण टेम्परेचर राइज होने लगा कोर का। और एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आया जिसमें कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, है ना। यानी कोर में शुरुआत में क्या था, कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन वो टेम्परेचर अचीव होने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट हो गया, यानी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होकर हीलियम के न्यूक्लियस बनाने लगे। और इस प्रोसेस में लॉट्स ऑफ हीट एंड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी रिलीज हुआ, जो कि स्टार के एनर्जी का सोर्स है। और बाकी जो गैस का मैटर था बचा हुआ, जो कोर नहीं बन पाया, वो कोर के चारों तरफ, कोर से अलग होकर प्लेट के फॉर्म में, प्लेट, है ना, प्लेट के तख्तरी के रूप में वो कोर के चारों तरफ ही रिवॉल्व करने लगा। क्योंकि कोर भी रोटेट कर रहा था तो उससे जो चीज़ें अलग होंगी वो भी उसी मोशन को फॉलो करेंगी। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार उसी मोशन को फॉलो करेंगी, यानी वो कोर के चारों तरफ घूम रही थी, रिवॉल्व करने लगी। और यही प्लेट्स, है ना, कोहेसिव फोर्स के कारण आपस में जुड़कर, है ना, ये प्लैनेटिसिमल यानी छोटे प्लैनेट बनाए। और ये फिर आपस में ग्रेविटी के कारण जुड़ गए और ग्रेविटी से जुड़ गए ये प्लैनेट्स का निर्माण किया। 9 प्लैनेट ऐसे बना। तो चूंकि प्लैनेट्स स्टार से ही अलग हुआ है और इसीलिए वो स्टार के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। और प्लैनेट रोटेट क्यों कर रहे हैं? तो प्लैनेट्स के रोटेट करने की वजह है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्लैनेट्स जब ये फॉर्मेशन हो रहा था, प्लैनेट्स का जब ये कोर से अलग हो रहा था, उस समय कई सारे स्ट्राइक हुए, कई सारे कॉलिजन हुए, जैसे एस्ट्रॉयड या फिर कॉमेट्स से कई बार स्ट्राइक हुआ इन प्लैनेट्स का। और स्ट्राइक होने के कारण वो रोटेट करने लगे अपनी जगह पे, है ना। तो ये चीज़ें ऐसा माना जाता है। अगर यहाँ पे सन की बात करें तो इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। देखिए जो सोलर सिस्टम है उसके जो मेंबर्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो रिवॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सन का ही पार्ट हुआ करते थे, इससे अलग हुए तो इसके चारों रिवॉल्व करने लगे। अब यहाँ पे एक सवाल है कि रिवोल्यूशन करने के लिए, सर्कल मोशन में घूमने के लिए आपको एक सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए। वो बल कहाँ से मिल रहा है इन प्लैनेट्स को? ये जो बल है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो मिल रहा है सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। सन जो है एक साइज़ में बड़ा है, जिसके कारण ये सारे मेंबर्स जो हैं सोलर सिस्टम को, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ यानी सन की तरफ लग रहा है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। और इसके कारण सारे प्लैनेट एक कांस्टेंट गति से सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं और सोलर सिस्टम में बंधे हुए हैं। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रेमेंडस हीट इज़ नॉट फील्ड सो मच। ये जो हीट है बहुत ज़्यादा हीट है, यानी सन के सिर्फ सरफेस पे, अगर सरफेस के टेम्परेचर की बात करें, सन का जो सरफेस है वहाँ पे अगर टेम्परेचर की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। बट ये टेम्परेचर हमें फील नहीं होता, क्योंकि ये हीट हमें फील नहीं होता क्योंकि सन हमसे काफ़ी दूर है। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। हमारे यहाँ से सन जो है वो 1500 लाख किलोमीटर दूर है, पृथ्वी से 1500 लाख किलोमीटर दूर है। प्लैनेट्स की बात करें यहाँ तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अगर ऑर्डर की बात करें सन से, अगर डिस्टेंस की बात करें और डिस्टेंस के क्रम के अनुसार देखें तो सबसे नज़दीक है मरकरी यानी बुध, उसके बाद विनस यानी शुक्र, फिर अर्थ यानी पृथ्वी, फिर मार्स यानी मंगल, उसके बाद जुपिटर यानी बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न यानी शनि, उसके बाद यूरेनस यानी अरुण, और फिर है नेपच्यून यानी वरुण। तो ऐसे याद रखना है आपको, है ना, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव्स अराउंड द सन इन फिक्स पाथ। वो फिक्स पाथ में रिवॉल्व करते हैं। इस पाथ को ऑर्बिट कहा जाता है। जिस पाथ में जो इलोंगेटेड पाथ है, जो जिसमें प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, उसे ऑर्बिट कहा जाता है। और ये ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है, ये इलोंगेटेड ऑर्बिट है, यानी ये एलिप्सॉइड, एलिप्टिकल शेप का है ना, यानी एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस है, एक तरफ कम डिस्टेंस है। मरकरी सबसे नज़दीक, सन के सबसे नज़दीक है। ये 88 डेज़ 88 डेज़ लेता है मरकरी, है ना, सन के एक चक्कर काटने में। क्योंकि छोटा 88 दिन क्यों ले रहा है? 88 दिन इसलिए, अर्थ कितना लेता है? 365 डेज। क्योंकि मरकरी नज़दीक है ना सन से, तो रेडियस जो है वो छोटा है, तो मरकरी छोटा वो लेता है और स्पीड भी इसका अधिक है, तो इसीलिए कम समय लेता है सन के चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने में, एक रिवोल्यूशन पूरा करने में 88 डे लेता है। यानी मरकरी पर एक वर्ष 88 डे का होगा, है ना। कोई भी प्लैनेट अगर जितना समय लेता है एक रिवोल्यूशन पूरा करने में, उसी समय को उस प्लैनेट का 1 ईयर कहा जाता है। तो मरकरी का 1 ईयर कितना होगा? अर्थ के 88 डेज़ के बराबर। अर्थ का 1 ईयर कितना है? अर्थ के 365 डेज़ के बराबर। तो मरकरी 88 डेज़ ले रहा है अर्थ के हिसाब से, मतलब अर्थ के डेज़, अर्थ डेज़ 88 अर्थ डेज़। तो मरकरी का एक वर्ष अर्थ के 88 डे के बराबर होगा। विनस इज़ कंसिडर एज अर्थ ट्विन्स। अर्थ का ट्विन माना जाता है विनस को, क्योंकि शेप, साइज़ में बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से, इसलिए इसको ट्विन प्लैनेट कहा जाता है विनस को। टिल रिसेंटली प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर प्लैनेट। 2006 में प्लैनेट से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का अर्थ। इन साइज इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, है ना। साइज़ के हिसाब से आप को याद रखना है। सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद उसके उधर जाइए सैटर्न, उसके बाद उधर जाइए यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून और फिर अर्थ, यानी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। पोल्स पर देखेंगे, अर्थ को देखेंगे, पूरा स्फेरिकल शेप का नहीं है अर्थ, पूरा गोलाकार नहीं है ना, गोले के रूप में नहीं है। ऊपर पोल्स के बाद फ्लैट है, फ्लैट, और इक्वेटर के पास बल्जिंग है, यानी निकला हुआ है ना। और इसके शेप को ज्यूआइड शेप कहा जाता है। अर्थ के शेप को ज्यूआइड शेप कहते हैं। ज्यूआइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, है ना, इसलिए याद रखना है अर्थ का जो शेप है एग्जैक्ट स्फेरिकल नहीं ना होकर ज्यूआइड शेप का है। ज्यूआइड मीन्स अर्थ लाइक, और ज्यूआइड का मतलब होता है फ्लैटन एट द पोल एंड बल्जिंग एट द इक्वेटर, ठीक है। आगे अगर देखें
देखिए, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, इसीलिए अर्थ पे जीवन है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। देखिए, लाइफ होने के लिए दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन है लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए वो है कि वो प्लैनेट बहुत ज़्यादा ना गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो। मरकरी को देखें तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना, बहुत ज़्यादा सन से बहुत नज़दीक है। वीनस को देखें तो वीनस पे एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चला जाता है और रात में टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो वीनस इज़ ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर लाइफ। बट अर्थ पे एटमॉस्फेयर होने के कारण क्या होता है, दिन और रात का टेम्परेचर लगभग इक्वल होता है, मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाता। दिन और रात का टेम्परेचर लगभग सेम होता है, इसलिए अर्थ पर हम रह सकते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है कि टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए ताकि हम रह सकें। और दूसरा कंडीशन है ऑक्सीजन। और ये दोनों कंडीशन अर्थ पे बहुत ही बेहतर तरीके से है, बट इसे हम अपने ह्यूमन एक्टिविटी से जो है अपने लोभ के लिए इस कंडीशन को हम धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं और दूसरे जीव, अपना ही नहीं दूसरे जीवों को भी संकट की ओर ले जा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है हमारे यहाँ, मतलब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर्स ब्लू। अर्थ ब्लू दिखता है आउटर स्पेस से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ओशन। ओशन ब्लू है इसलिए अर्थ ब्लू, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ओशन ब्लू क्यों है? क्योंकि ओशन में स्काई का रिफ्लेक्शन होता है। स्काई ब्लू है इसलिए उसका रिफ्लेक्शन होता है ओशन में, ओशन भी ब्लू दिखता है। और मैक्सिमम पार्ट ओशन होने के कारण अर्थ को भी ब्लू प्लैनेट कहते हैं। तो आसमान क्यों ब्लू है? फिर आसमान ब्लू है स्कैटरिंग के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है जिसके कारण आसमान जो है वो ब्लू दिखता है। मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट। एक ही सैटेलाइट है अर्थ का। सैटेलाइट किसको कहते हैं? जो प्लानेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे उसे सैटेलाइट कहा जाता है। और अर्थ का जो एक ही सैटेलाइट है मून, इस डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। इसका जो डायमीटर है वो अर्थ के अपेक्षा 1/4 है, 1/4 है। इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू आवर प्लानेट। ये थोड़ा बड़ा दिखता है। सन इससे काफ़ी बड़ा है, फिर भी ये सेम साइज़ का दिखता है सन और मून। क्यों? क्योंकि मून नज़दीक है, सन बहुत दूर है। इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लानेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर और सन कितना है? 1500 किलोमीटर, सॉरी 1500 लाख किलोमीटर है सन दूर। ये है 3 लाख ओनली, 1500 लाख और ये सिर्फ 3 लाख, 3,84,400 किलोमीटर अवे है हमसे। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। 27 दिन लेता है अर्थ के एक चक्कर लगाने में, और एग्जैक्टली इतना ही दिन लेता है अपने एक्सिस पे एक रोटेशन को पूरा करने में, है ना। और इसलिए मैंने डिस्कस किया था कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और इसी को लूनर मंथ कहते हैं। 27 दिन का मंथ होता है ये। 14 दिन आपका ये कृष्ण पक्ष और 14 दिन शुक्ल पक्ष। तो इस तरह से 27 दिन ये पूरा होता है। इट टेक्स द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, यानी अपने एक्सिस पर रोटेट करने के लिए भी, स्पिन करने के लिए भी इतना ही दिन समय लेता है। और यही कारण है कि हमेशा मून का एक ही साइड आपको दिखेगा। इसको आप कहते हैं कि गड्ढा है, जिसको आप कहते हैं कि चांद पे दाग है, वो दाग नहीं है, वहाँ पे गड्ढा है और उस गड्ढे से रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता, इसलिए काला दिखता है। और वही पार्ट हमेशा दिखता है। क्यों? क्योंकि जितने देर में वो एक रोटेशन पूरा करता है, एक रिवोल्यूशन पूरा करता है, उतने ही देर में एक रोटेशन भी पूरा कर लेता है। तो एक ही पार्ट हमें हमेशा मून का दिखाई देता है। मून के पास कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है लाइफ के लिए। इसके पास ना तो वाटर है ना ही एयर है, लेकिन हाल के दिनों में वाटर के कुछ इंस्टेंसेस है ना, वाटर के कुछ जो है एविडेंसेस हमें मिले हैं वहाँ पर, खासकर आइस क्रिस्टल के रूप में। इट हैज़ माउंटेन, मून पर माउंटेन भी है ना, माउंटेन है, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन है इसके सरफेस पे। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो। तो यहाँ तक हमने देखा। अब जो नेक्स्ट आगे की चीज़ें हैं वो अगले क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। और आगे से हमारा प्रयास रहेगा कि हर दिन एक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया जाए। थैंक यू।